नमस्कार, पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मानसी दवे और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आज जान लेते हैं। कल भारतीय बाजार में जो अच्छी तेजी का ट्रेंड दिखा, उसके बाद आज विदेशी बाजार से संकेत जो मिल रहे हैं वो भी अच्छे ही है। हल्की बढ़त एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल आप देखेंगे करीब 40 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो निक्कई में 100 अंकों की कमजोरी है, लेकिन साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए यहाँ पर भी 31 अंकों की गिरावट फिलहाल लाल निशान के साथ ट्रेड है। लेकिन अमेरिकी बाजार में बीती रात शानदार तेजी दिखी, जिसके चलते ग्लोबल सेटअप जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। एसएनपी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, डाउ में 280 अंकों का उछाल दिन की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा, तो नैस्डैक में 80 अंकों की मजबूती देखने को मिली। इन सब के अलावा विदेशी बाजार में और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कच्चे तेल की चाल, कमोडिटी मार्केट्स और साथ ही ग्लोबल मार्केट सेटअप में कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, चलिए जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज एशियाई बाजार की शुरुआत मिली जुली है दीपांशु, लेकिन अमेरिकी बाजार से काफी सहारा मिला। गुड मॉर्निंग मानसी। हल्की सुस्ती दिख रही है एशिया के बाजारों में, पर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी तो 16,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां से तो कोई भी परेशानी नहीं है। मामूली सी गिरावट है डाउ फ्यूचर्स में, बट कल अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त एक्शन आपने बनते हुए देखा है। 280 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। हालांकि नया रिकॉर्ड डाउ पर नहीं बना, पर एक बार फिर से एसएनपी 500 पर नया रिकॉर्ड आपने बनते हुए देखा है। और साथ ही आईटी शेयर्स में खरीदारी से नैस्डैक में भी आधे % की तेजी आपको आती हुई दिखी है। एसएनपी 500 के 11 में से 10 सेक्टर्स पॉजिटिव एक्शन दिखाते हुए दिखे हैं और तेजी के साथ ही बंद हुए हैं। बॉन्ड यील्ड में भी हल्की सी बढ़त हुई है, हालांकि अभी भी दबाव बना हुआ है। 1.15% के लो से 1.17% तक आते हुए दिखी है, बट दबाव वहां पर बना हुआ है। कोरोना की चिंता को बाजार ने पूरी तरह से किया है नजरअंदाज। हालांकि हमने देखा कि कल एक बार फिर से यूएस में करीब 1 लाख नए मामले कोरोना के आते हुए दिखे हैं। आईटी स्टॉक्स में तो अच्छा एक्शन था, इसके साथ हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। कुछ इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, पर एयरलाइन सेक्टर में थोड़ी सी कमजोरी आपको आती हुई दिखी है। तो कोरोना के मामलों का कहीं ना कहीं प्रभाव उस एक सेक्टर पर आपने आते हुए देखा है। अगर आप यूरोप में बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार बनते हुए दिखा, पर तेल पर रखिए नजर, क्योंकि कल शाम फिर से तेल में काफी भारी उतार चढ़ाव हुआ। इंट्राडे में हमने देखा 2.5 से 3% तक कच्चा तेल टूटते हुए दिखा। WTI तो $70 के नीचे गया था, फिर थोड़ा रिबाउंड आया। फिलहाल अगर आप देखें तो ब्रेंट $72-73 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, पर कल शाम को हमने भारी उतार चढ़ाव यहां पर आते हुए देखा है। पर इसके अलावा गोल्ड हल्का सा दबाव है, बट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और डॉलर पर भी हल्का सा सपोर्ट आते हुए दिखा है, पर वहां पर भी स्टेबिलिटी दिखी है। डेटा के लिहाज से अहम हफ्ता है, तो उससे पहले इन बाकी सारी एसेट क्लासेस में आप थोड़ा सा कॉशियस एक्शन देख रहे हैं, बट इक्विटीज में जबरदस्त एक्शन कल शाम फिर से देखने को मिला है यूएस में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर ग्लोबल मार्केट सेटअप आपने जाना। अब एफआईएस का एक्शन आप समझ लीजिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, वायदा बाजार में भी एफआईएस की खरीदारी ही है। कैश मार्केट में एफआईएस ने 2117 करोड़ की खरीदारी की है, तो वायदा बाजार में एफआईएस ने 7418 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 299 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली डीआईएस की बिकवाली के आंकड़ों के बीच एफआईएस ने कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही खरीदारी की है। बुधवार की सुबह यहाँ पर आज भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, ये अब जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल से गुड मॉर्निंग। आज एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं हमारे पास, और विदेशी बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं, सर इन्हें कैसे समझें, और आज के लिए भारतीय बाजार पर कल की तेजी के बाद पहली रणनीति क्या बनाई जाए। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ही बढ़िया है और 16,200 के आसपास निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक तो अमेरिका में तेजी भरपूर हुई है और जमकर हुई है। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि डरिए घबराइए मत, कोरोना के आंकड़े अगर बढ़कर आ रहे हैं तो जब तक कोरोना का डर रहेगा बाजार गिरेंगे नहीं, ये मानकर चले, क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी कायम रखेगा, ब्याज दरें नीचे रखेगा। तो ये आपको अमेरिका में होता हुआ दिख ही रहा है। फिर से नया हाई आपका बन गया। अब आइए हमारे बाजारों में। कल एफआईएस ने दमदार शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की है। मतलब वो लेफ्ट आउट फीलिंग है ना, वो साफ दिख रही है एफआईएस में, जो कल आती हुई दिखी है। बस समस्या एक ही कि कल जिस तरह से सीरीज की शुरुआत में हम लगातार 2 दिनों से कह रहे थे कि बाजारों में बिकवाली काफी है, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, अब वो सिचुएशन नहीं रही। एकदम से पुट कॉल रेशियो आपका 1.25 से 1.65 आ गया है। इसका मतलब क्लियर है कि अब आप शॉर्ट साइड पर कम है, लॉन्ग साइड पर ज्यादा है।
तो वो एक थोड़ा सा मामला है ना, ठीक नहीं है। तो लंबे समय बाद एफआई ने अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, खरीदारी की है। अब देखते हैं ऊपरी स्तरों पर और कितना बरकरार रख पाते हैं, एक दिन के डेटा आएंगे। अब आइए, कल जो बड़ा ब्रेकआउट मिला है, लाइफ टाइम हाई 16,000 के पार निकला। एक्चुअली 16,000 के आसपास जाकर कायदे से रुक कर मतलब टच करके रुक जाना था, लेकिन हुआ विपरीत। 15,900 पर हमने वक्त ज्यादा बिताया और एक बार 16,000 को पार किया तो 16,000 को पार करने के बाद बाजार बिल्कुल भी रुके नहीं। तो मेरा ये समझना है कि यहाँ से भी और अच्छी तेजी बन सकती है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, क्योंकि हम ऐसे लेवल पे हैं कि ऊपर कितना जा सकते हैं इसका कोई लेवल बहुत क्लियर कट है नहीं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे कितना कमजोर हो सकता है और वहां पर हमें कहाँ सपोर्ट लेना है, ये देखना जरूरी होगा। अब आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो शिफ्ट होकर आ गई है 15,925 16,000 के आसपास। ये आपके लिए रेंज है जहां पर आपको फोकस करना है, 15,925 16,000। ऊपर में 16,200 16,275 वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार हल्की फुल्की रुकावट दिखा सकते हैं। ये अंदाज से मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी ने भी कल एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, 35,000 के ऊपर बंद हुआ, 35,200 के आसपास। 34,700 34,900 अब बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्थानों पर 35,500 35,700 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, ये आपके लिए सबसे सही रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो तेजी यहाँ से और ज्यादा होने की पूरी संभावना है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखनी है और क्योंकि तेजी यहाँ से और ज्यादा होती हुई दिखेगी, निचले स्तरों पर किन लेवल्स पर ध्यान रखना है, सपोर्ट मेंटेन करना है, इसे आप खास तौर से ध्यान में रखिए। 15,925 से 16,000 निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, तो 16,200 से 16,275 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। बैंक निफ्टी 34,700 से 34,900 ये होंगे मजबूत सपोर्ट जोन। वहीं 35,500 से 35,700 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगी। आज गिरावट में खरीदारी के मौके मिलते हुए जरूर दिखेंगे, इस पर जरूर ध्यान रखिएगा और हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं उसे नोट डाउन करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर्स, नतीजे और साथ ही ट्रिगर्स लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, नतीजों के साथ कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग मानसी। तो नतीजों के साथ जो बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए बेसिकली खबरों के साथ, उसमें टाटा कंज्यूमर सबसे पहले है। नतीजे अच्छे हैं, कुछ खराबी नहीं है कंपनी के नतीजों में। आय जो है वो हमारे अनुमान से थोड़ी कम है, 3,008 करोड़ के आसपास की आई है, लेकिन आप एबिटा पे फोकस कीजिएगा। करीब 400 करोड़ के आसपास एबिटा आया है, 13.3% के मार्जिन आए हैं। हमारा 12% का अनुमान था, यानी कि हमारे अनुमान से 1.25% मार्जिन ज़्यादा है। मुनाफा 200 करोड़ पे आया है, 225 करोड़ के आसपास का अनुमान था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 64 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी देखने मिला। वहीं सेगमेंट अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन की है, हाई बेस पे भी। इंडियन बेवरेजेस में 3% वॉल्यूम ग्रोथ, इंडियन फूड बिजनेस में 17% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ढीला रहा है। भारतीय एयरटेल ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज जो है 26,853 करोड़ पे आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। एबिटा मार्जिन 49.1% पे आया है, ये भी हमारे अनुमान से बेहतर है। हालांकि जो प्रॉफिट है 283 करोड़ पे आया है। बेस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था, तो उसके चलते इस बार जो मुनाफा है उसमें गिरावट देखने मिली। आरपू जो है एग्जैक्टली 146 का अनुमान हमारा था, 146 पे आया है। अडानी एंटरप्राइजेस नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज 12,579 करोड़ पे आए हैं। एबिटा मार्जिन जो है 6.3% पे फ्लैट है। मुनाफा 271 करोड़ पे आया है, 30 करोड़ से बढ़ के। और क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में करीब 16% का जंप देखने मिला है। एलजी इक्विपमेंट नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 71% बढ़े हैं, मार्जिन 3% से बढ़ के 6.5% पे आया है। मुनाफा जो है 12.5 करोड़, पिछले साल इसी क्वार्टर में 9 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया था। अब आते हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पे, नंबर्स थोड़े कमज़ोर है। रेवेन्यूज 12% बढ़े हैं, मार्जिन पे दबाव है, 12% से गिर के ये करीब 10% पे आए हैं। और मुनाफा जो है 3% के आसपास की गिरावट है, तो यहाँ थोड़े कमज़ोर नंबर्स है। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, यहाँ नंबर्स अच्छे हैं। सेल्स जो है 37.5% बढ़े, मार्जिन लेकिन गिरे हैं, 11.9% से गिर के 9.5% के आसपास आए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 77% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, 80 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा है। और सबसे आखिरी में धामपुर शुगर्स, यहाँ पे नंबर्स वीक है। सेल्स जो है करीब 20% गिरी है साल दर साल, मार्जिन लेकिन बढ़े हैं, 10.3% से बढ़ के 11.5% पे आए हैं। अगर आप कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो 55 करोड़ से गिर के करीब 44 करोड़ के आसपास आया है। तो धामपुर शुगर के नंबर्स थोड़े वीक साइड पे हैं। बिल्कुल, तो वरुण ये तो कल बाजार बंद होने के बाद नतीजों की बात हुई, लेकिन आज फिर खबरें कौन सी हैं जिस पर नजर रखें? और आज भी क्या नतीजों के लिहाज से, ट्रिगर्स के लिहाज से लंबा और बड़ा दिन है? देखिए, लंबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बड़ा दिन बहुत है और बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दिग्गज एसबीआई आज नतीजे घोषित करेगा।
तो मार्केट मूवर रह सकता है ये, इसके लिए नजर रखिएगा। इसके अलावा टाइटन ये कंपनी भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है। एफएनओ में बॉश, गोदरेज कंज्यूमर्स, एचपीसीएल, अपोलो टायर्स अपने नतीजे घोषित करेगा और एमपीसी की 3 दिन की जो बैठक है वो आज से शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की भी अहम बैठक होने वाली है, तो वहाँ पे भी नजर रखिएगा। 4 आईपीओ खुलने वाले हैं, तो एक तो आपके ऊपर रिजल्ट्स हेवी डे है और साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट में काफ़ी बड़ा एक्शन है, क्योंकि देवयानी इंटरनेशनल ये आईपीओ खुलेगा। एंकर निवेशक से 825 करोड़ कंपनी ने जुटाए हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक इसका आईपीओ भी खुलेगा, एंकर इन्वेस्टर से 537 करोड़ जुटाए हैं। विंडलास बायोटेक ये आईपीओ खुलने वाला है, एंकर इन्वेस्टर से 120 करोड़ जुटाए हैं। और एक्सारो टाइल्स यहाँ भी आईपीओ खुलने वाला है, एंकर इन्वेस्टर से करीब 23.67 करोड़ जुटाए हैं। तो प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन दिखने वाला है। जीआर इंफ्रा इस कंपनी को 365 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी ने जीता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे नजर रखिएगा, क्योंकि सेबी ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को ओपन ऑफर लाने से छूट दे दी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जम्मू एंड कश्मीर सरकार जो है अपना हिस्सा 6% बढ़ाएगी, 500 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी। हिस्सेदारी 68.2% से बढ़ के 74.24% होने वाली है। और डॉक्टर रेड्डीज यूएस मार्केट में इन्होंने नैप्रोसोक सोडियम टैबलेट्स जो है उसको लॉन्च कर दिया है। अमेरिका में एलिवी की जो जेनरिक है उसको लॉन्च करके उसका बेसिकली जेनरिक वर्जन है, तो उसको लॉन्च करके मार्केट साइज जो है करीब 316 मिलियन डॉलर के आसपास का है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको डॉक्टर रेड्डीज पे भी देखने मिलेगा इस लॉन्च का, तो वहाँ पे भी आपको नजर रखना है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने जो ऑप्शन की रणनीति सुझाई है वो जान लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है, बैंक चलेंगे और ये बैंक का लीडर है। तो यहाँ पे 700 की कॉल 12.50 भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का, टारगेट रहेगा 18 रुपए। दूसरी तरफ यूनाइटेड ब्रेवरीज को हमने देखा, तो लिहाजा 1500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 36.50 भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 24 और टारगेट रहेगा 51। ऑलराइट, तो शर्मा जी को बैंक्स आगे और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद और इसी के चलते आईसीआईसीआई बैंक अगस्त की 700 की कॉल खरीदने की राय। यहाँ पर टारगेट जो है 18 के, स्टॉप लॉस 9 का लगाना चाहिए। यूबीएल यहाँ पर 1500 की कॉल खरीदने की राय। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 51 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस जो है 24 का लगाना होगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, क्योंकि 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और चारों की 4 खरीदारी की है। शुरुआत बैंकिंग स्टॉक से जुड़ी एक कॉल के साथ करते हैं। चॉइस ब्रोकिंग ने बंधन बैंक में खरीदारी की राय दी है। 316 के टारगेट्स को मानकर चले, 290 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज पावर ग्रिड पर बुलिश है, यहाँ पर 182 के टारगेट्स को मानकर चले, 168 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। वहीं टाटा मोटर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों पर ही सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से पॉजिटिव राय आती हुई टाटा मोटर्स में अगर खरीदारी करके चलते हैं 314 के टारगेट्स को मानकर चले, 298 का स्टॉप लॉस लगाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 86 के टारगेट्स के लिए 81 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए ट्रेडिंग कॉल्स, ऑप्शंस की कॉल्स ये हमने आपको बताई, लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ने का समय है। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल शानदार एक्शन के साथ भारतीय बाजार ने ट्रेड कर दिखाया। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके हिसाब से, आज के लिए बाजार की तस्वीर आप कैसी देख रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कल एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आया था निफ्टी में, 16,100 के ऊपर आके निफ्टी बंद किया था और मुझे लगता है कि जब तक अभी 16,100 16,090 के ऊपर निफ्टी मेंटेन कर रहा है तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा और कोई भी डिप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 16,050 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के टारगेट्स ऑन दी अपसाइड 16,250 से 16,280 का हो सकता है, जो कि आज से कल की ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने तो एक नया हाई बना चुका है, पर बैंक निफ्टी अभी भी पीछे है। 36,000 के आसपास जाना पड़ेगा, पर इस 36,000 के आसपास जाने के लिए बैंक निफ्टी को कई सारे रेजिस्टेंस पार करना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस 35,450 से 35,600 का है, ये रेजिस्टेंस पहले क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद 35,900 का एक छोटा सा हार्डल है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो 36,000 के पार 36,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 35,000 से 34,950 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। कोई भी इंट्राडे डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा जब तक 35,000 34,950 का रेंज होल्ड होता है। दोनों ही इंडेक्स में खरीदारी करके ही चलने का सलाह होगा। मानसी।
ठीक है, दोनों इंडेक्स में खरीदारी की राय सिमी की तरफ से। सिमी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आप आज कौन से देंगी? मानसी, आज दो दिग्गज में खरीदारी करने का सलाह होगा। पहला स्टॉक होगा HDFC बैंक। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। HDFC बैंक भी लोअर लेवल से रिकवर करके कल का सेशन में बंद किया था, 1430 के ऊपर ही बंद आया था। तो मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करके जाने का सजेशन मैं दे रही हूँ। 1415 के नीचे स्टॉप लगा के HDFC बैंक में खरीदारी करने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 1450, दूसरा होगा 1467। मेरा दूसरा स्टॉक होगा रिलायंस, जिसमें 2100 के आसपास का कल क्लोजिंग आया था। एक अच्छा रिकवरी, शानदार रिकवरी लोअर लेवल से रिलायंस में आया था। तो 2060 के नीचे स्टॉप लगा के रिलायंस को खरीदारी करने का सलाह होगा। 2110 का पहला टारगेट, 2125 का दूसरा टारगेट के लिए रिलायंस को खरीदारी करने का सलाह होगा। दोनों ही दिग्गज है, मुझे लगता है कि दोनों दिग्गज में आज खरीदारी करके बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, तो HDFC बैंक, रिलायंस दोनों दिग्गज में खरीदारी की राय। लेकिन सिमी, साथ ही स्टॉक्स तो आपने बताया, लेकिन सेक्टर्स इस तेजी भरे मार्केट में कौन से आपको पसंद आ रहे हैं? मानसी, बेहद पसंद है मुझे मेटल सेक्टर, क्योंकि जो रिसेंट लो लगाया था उसके बाद से सारे मेटल स्टॉक में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिला है। और पूरा रिकवरी पूरा तेजी में हो, कई सारे स्टॉक है जो अर्लियर हाई को क्रॉस करके आगे निकल चुका है। तो यही सेक्टर मेरा फोकस में रहेगा। स्पेशली टाटा स्टील, JSW स्टील, ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है टेक्निकली। लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी वेदांता में भी आया है। इसमें भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से 15 से 20 रुपया का मूवमेंट आना चाहिए ऑन दी अपसाइड। हिंडाल्को तो ऐसे ही स्ट्रांग है, अर्लियर हाई को क्रॉस करके आगे निकल गया है। पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ जिंदल स्टील एंड पावर जो है वो थोड़ा सा वीकनेस के साथ चल रहा है, पर इसमें भी 450 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट आएगी, ये भी आगे निकल जाएगा। तो ये सेक्टर मेरा फोकस में है। दूसरा, मुझे ऑटो सेक्टर में भी मुझे लगता है कि छोटा छोटा करके अभी खरीदारी करना चाहिए। मारुति, टाटा मोटर्स स्पेशली मुझे लगता है कि लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी इन दोनों स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। अशोक लेलैंड भी कल अच्छा मोमेंटम रहा था, इसमें भी अच्छा खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। तो मेटल के बाद मैं ऑटो में फोकस करूंगी। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम मेंटेन करना है। और मानसी, ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि कल बैंक निफ्टी में रिकवरी आया था, पर बैंक निफ्टी में अभी भी एक रिसेंट हाई को अभी भी टेस्ट नहीं किया है। तो अभी बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होगा। और बैंक निफ्टी में HDFC बैंक में मैंने खरीदारी करने का कॉल दे ही दिया है। ICICI एक्सिस भी लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी शो कर रहा है। मुझे लगता है कि एक्सिस में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रहा है। ICICI तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। सारे बैंक में मुझे लगता है कि इनफैक्ट PSU बैंक में भी मुझे लगता है कि अभी खरीदारी करके देखना चाहिए। स्टेट बैंक तो काफी स्ट्रांग है चार्ट टेक्निकली, तो मुझे बैंकिंग सेक्टर भी फोकस मेंटेन करना चाहिए मुझे लगता है। ऑलराइट, सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो मेटल, ऑटोमोबाइल स्पेस तो सिमी को पसंद ही है, साथ ही बैंकिंग सेक्टर पर भी नजर रखनी चाहिए। HDFC बैंक, रिलायंस उनकी टॉप पिक्स आज के लिए। हमारे साथ आनंद राठी के एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी अब जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट की चाल, जो सोने चांदी पर फिलहाल लेवल्स हम देख रहे हैं, उसे समझते हुए आज के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वीक के लिए जो फोकस है वो यूएस के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पे है। 2 दिनों से हमने देखा है कि रुपी में एक मजबूती लौट के आई है एंड ऑफ कोर्स फ्राइडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी रहेगी। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि गोल्ड थोड़ा बहुत यहाँ पे सबड्यूड रहे। गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 47,900 के आसपास मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट 48,000 के स्टॉप लॉस के साथ 47,700 के टारगेट के लिए। ऑलराइट जिगर, कच्चे तेल में भारी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, इसे कैसे समझे और घरेलू बाजार में कच्चे तेल को क्या करना चाहिए, आज स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए? क्रूड में हमने देखा है कि इन दिनों काफी उठापटक का माहौल था। डे बिफोर यस्टरडे आल्सो इट फेल बाय 4%, यस्टरडे आल्सो इट फेल बट रिबाउंडेड वेरी शार्पली। इन्वेंटरी के नंबर्स आज आए हैं, एपीआई की इन्वेंटरीज आज सुबह आई है, माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन सेंटिमेंट्स कोविड वेरिएंट को लेकर थोड़े बहुत नेगेटिव है यहाँ पे। एंड मंथ जो नंबर्स आए थे यूएई के या सऊदी अरेबिया के या रशिया के ऑयल प्रोडक्शन, उन्होंने बढ़ाया हुआ है। तो दिस इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। सो मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे बिकॉली यहाँ पे कर सकते हैं हम क्रूड में। क्रूड अगस्त सेल अराउंड 52.40, 52.80 इज स्टॉप लॉस, 51.50 इज टारगेट। ऑलराइट, और साथ ही बेस मेटल्स में कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जिगर आपकी तरफ से?
मानसी बेस मेटल्स में अगस्त कॉपर में मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर और रहेगा, ऑल्दो स्ट्राइक का सपोर्ट है चिली से, बट जिस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट्स आए हैं और जो सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स आए थे यूएस के और चाइना के, लग रहा है यहाँ पे प्रेशर और कंटिन्यू रहेगा। सेल कॉपर अगस्त अराउंड 738, 741 स्टॉप लॉस, 732 इज टारगेट। और जिगर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन आपको बताने का। आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं मेरे साथ। आशीष, बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल भारतीय एयरटेल के नतीजे आए थे और नतीजे जो है अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री में देख रहा हूँ सबकी पॉजिटिव है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 675 रुपए के लक्ष्य के लिए। बैंक क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 750 रुपए का लक्ष्य दिया है। सीएलएसए की तरफ से भी जो है कमेंट्री काफी बढ़िया है, मान रहे FY23 तक इनके एबिटा यानी कामकाज मुनाफे में 17% CAGR की बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी, जिसके चलते ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 730 रुपए के लक्ष्य लिए। यानी तीनों ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल पर सुपर बुलिश है। ऑलराइट आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।